नमस्कार दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपको चैनल और इसका कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, इस वीडियो में बात करूंगा बीजेपी के उन दो नेताओं की जिन्होंने परफॉर्मेंस करके नहीं दिखाया, पार्टी को के लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, जो पार्टी ने उनको काम सौंपा था उसमें वो असफल हुए, इसके बावजूद उन्हें पार्टी ने इनाम दिया। तो दोस्तों, मेरा यही सवाल है कि इनको पार्टी ने इनाम जो दिया है, उन्हें कैबिनेट में जो मिनिस्टर बनाया गया है, कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर एक बड़े बड़े मंत्रालय दिए गए हैं। एक नेता हैं जेपी नड्डा और दूसरे नेता हैं मनोहर लाल खट्टर। दोस्तों, पहले बात करूंगा जेपी नड्डा की, क्योंकि मेन मुद्दा वही है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पूरी पार्टी उनके अंडर थी, और जिस तरह से 2024 में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है, उसकी पूरी जिम्मेवारी, नैतिक जिम्मेवारी जेपी नड्डा की बनती है। और इससे पहले भी हिमाचल में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें बीजेपी हार गई थी। एक छोटा सा राज्य है। सवाल यही है कि जो व्यक्ति अपने छोटे से स्टेट में पार्टी को नहीं जिता पाया, उसी के नेतृत्व में, उसकी लीडरशिप में पार्टी 2024 का इलेक्शन लड़ रही थी, चुनाव लड़ रही थी, और नतीजा आपके सामने है। दोस्तों, कुछ लोग खुश हैं कि बीजेपी की सरकार बन गई है, 240 सीटें मिल गई है, मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बन गए हैं और कैबिनेट भी लगभग वही है और ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि जो बीजेपी है 2024 की, उसकी प्लेट में इतना कुछ था, उसके पास इतनी सारी उपलब्धियां थी जनता को दिखाने के लिए, इतना कुछ था कि जो मोदी जी ने 400 सीट पाने का वादा किया था, जो दावा किया था कि हम 400 सीटें ला रहे हैं, वो कोई हवाई दावा नहीं था। 400 सीटें मिल सकती थी, क्योंकि जो मोदी जी ने काम किया 5 साल 2019 से 24 तक, वो अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो पिछली किसी सरकार ने नहीं किया। जिस तरह से जीएसटी में कलेक्शन बढ़ी, जिस तरह से बैंकिंग व्यवस्था पूरी तरह से एक जोश के साथ खड़ी हो गई। 1,40,000 करोड़ रुपए 2023-24 में बैंकों ने सरकार को दिए हैं। 2 लाख करोड़ रुपए आरबीआई ने दिए हैं। जो बैंक घाटे में चल रहे थे 2019 में, आरबीआई भी कोई ज़्यादा बेनिफिट में नहीं था, तो जो बैंक इतने घाटे में थे उन्होंने इतने 3-3.5 लाख करोड़ रुपए दिए हैं सरकार को, इतने ज़बरदस्त बेनिफिट में है। इस सरकार की झोली में ये सफलता है। और जो आपकी जीडीपी है 3-4% 5% पे थी, वो 8% के करीब पहुंच गई है 23-24 में। इसके अलावा दोस्तों, जो कोरोना इतना बड़ा संकट आया, उससे बीजेपी सरकार, मोदी सरकार निपटने में कामयाब रही। और जो योजनाएं चलाई गई, उसमें शुरुआत हुई थी 2014 से 19 में, लेकिन 24 में उन योजनाओं का फल जनता तक पहुंचा। जनता को ज़बरदस्त फ़ायदा हुआ। इस सरकार ने जो लाखों करोड़ रुपए जनता के कल्याण पर खर्च किए, चाहे किसान सम्मान निधि है, चाहे जो पीएम आवास योजना है, चाहे मुफ्त अनाज की योजना है, इसके अलावा जो नल से जल है, और जो किसान सम्मान निधि के अलावा जो शौचालय है, गैस है, जो भी योजनाएं थी वो जनता तक पहुंची, जनता को उसका फ़ायदा हुआ। तो मेरा मानना है 2024 में जो मोदी जी ने काम किया था, उसके आधार पर 400 सीटें गठबंधन को मिलनी कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मिली कितनी? 300 भी नहीं मिल पाई। लेकिन दोस्तों, जो 240 सीटें मिली हैं वो मोदी ब्रांड के वजह से मिली हैं। अगर मोदी ब्रांड बीजेपी के पास नहीं होता तो बीजेपी कांग्रेस से भी नीचे होती, शायद 70-80 सीटें जीतते। जो 99 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, वहाँ पे कांग्रेस की जगह बीजेपी खड़ी होती है और बीजेपी की जगह आज कांग्रेस खड़ी होती। तो दोस्तों, यही मेरा मानना है कि जो बीजेपी की परफॉर्मेंस रही है बहुत कम रही है। तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह की दोस्तों बात करें तो वास्तव में जो ये चुनाव हुए सिर्फ मोदी जी के नाम पर हुए। अब मोदी जी के नाम पर जो चुनाव 2014 में भी हुआ था, 19 में भी हुआ था, और 24 में इन चुनाव में विपक्ष अपना एजेंडा चलाने में कामयाब रहा। वो ऐसा नैरेटिव सेट करने में कामयाब रहा जो भाजपा नहीं तोड़ पाई। बीजेपी संगठन इतना कमज़ोर साबित हुआ जितना वो 2014 और 19 में नहीं था। जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का इकोसिस्टम बड़ा मजबूत है, उसी इकोसिस्टम के रहते बीजेपी 2014 में अपना नैरेटिव सेट करने में कामयाब रही।
उनका इकोसिस्टम फेल हो गया। सोशल मीडिया में बीजेपी ही बीजेपी थी, मोदी मोदी थे 2014 में, कांग्रेस कहीं नहीं थी। और इस बार 2024 में बिल्कुल इसके उलट था। सब जगह कांग्रेस कांग्रेस थी, ऑपोजिशन था, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो ट्विटर है, सब जगह बीजेपी कहीं नहीं थी। हमारे नड्डा जी क्या दावा कर रहे थे, मेरे पास 18 करोड़ कार्यकर्ता है। भाई आपके पास 2-4 करोड़ भी नहीं थे, अगर 4-5 करोड़ भी होते तो वो नज़र आते सड़क पर, नहीं नज़र आए। यानी कि आप हवाई दावा कर रहे थे कि हमारे पास 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं। 18 करोड़ कार्यकर्ता हैं तो उनका परिवार 4-5 का मिलाते हैं तो आपको 60-70 करोड़ वोट मिलनी चाहिए थी। मिली कितनी है? आधी भी नहीं मिली इसकी। तो दोस्तों ये जो हवाई दावा ये जेपी नड्डा कर रहे थे वो ज़मीन पर कहीं भी नहीं था। और सोशल मीडिया में पार्टी बिल्कुल गायब थी। ऐसा लग रहा था कि सोशल मीडिया में बीजेपी नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जो बीजेपी के लिए लड़ रहे थे सोशल मीडिया में वो लोग थे जो बीजेपी को समर्थन करते हैं, जो मोदी जी का समर्थन करते हैं। वो पार्टी के समर्थक हैं, पार्टी से जुड़े हुए नहीं हैं, पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पार्टी की पेड पे कार्यकर्ता नहीं थे, ना उनको किसी किस्म का बेनिफिट मिल रहा था। लेकिन अपनी विचारधारा, अपनी सोच की वजह से वो पार्टी का प्रचार कर रहे थे, बीजेपी का। वो उन्होंने ही कांग्रेस का मुकाबला किया, अपोजिशन का मुकाबला किया, और बीजेपी तो कहीं नहीं थी। दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, कार्यकर्ता कहीं क्यों नहीं थे? क्योंकि उनको इन 5 सालों में जो नड्डा जी का कार्यकाल था उनको संगठन से दूर कर दिया जाएगा, सरकार से दूर कर दिया गया। कार्यकर्ता कह रहे हैं हमारा कुछ है ही नहीं। जिस कार्यकर्ता की पार्टी की सरकार चल रही है उसके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं, कोई पावर नहीं, कोई कनेक्शन नहीं जो वो जनता को बता सके कि मेरी सरकार चल रही है। जनता ऐसे कार्यकर्ता का मजाक उड़ता है, लोग कहते हैं तेरी सरकार चल रही है। सरकार कैसे चल रही है जब उसकी कहीं सुनवाई नहीं है? मतलब दोस्तों साफ है कि जो सरकार है और जो संगठन है, सरकार अपना काम करती है, संगठन अपना काम करता है। संगठन का काम ये होता है कि वो सरकार और जनता के बीच में पुल का काम करे। जो सरकार काम कर रही है उसको जनता तक पहुंचाए। सरकार काम करेगी, वो जनता तक नहीं जाएगी। जनता तक पहुंचना किसने? पार्टी ने पहुंचना है। तो कार्यकर्ता जनता तक जाएगा, वो बताएगा कि हमारी पार्टी ये कर रही है, सरकार ये कर रही है। तो लेकिन उसका कहीं रोल होना चाहिए, वो कहीं रोल नहीं था। तो ये गलतियां बीजेपी को भारी पड़ी। हो सकता है कि नड्डा के पास ऐसी कोई पावर ना हो, ताकत ना हो, तो नहीं थी तो उनको रिज़ाइन करना चाहिए था। तो कौन चला रहा था पार्टी? 2024 में जो चुनाव हुआ उस वक्त पार्टी कौन चला रहा था, नड्डा को बताना चाहिए। जो यूपी की बात की जा रही है, यूपी में सरकार और जनता के बीच में कनेक्शन टूटा हुआ था, क्योंकि जो नैरेटिव सेट किया गया विपक्ष द्वारा कि हम संविधान ख़त्म कर देंगे, बीजेपी वाले आरक्षण ख़त्म कर देंगे, वो कैसे सफल हुआ? वो जनता, उस पर जनता ने भरोसा क्यों किया? क्योंकि बीजेपी वहाँ नहीं थी। सरकार तो जनता तक नहीं जाती, क्योंकि वहाँ अफसरशाही की सरकार चल रही है। ऐसा कई सरकारों में चल रहा है। हरियाणा में जो हमारे खट्टर साहब थे वो भी अफसरशाही की सरकार चला रहे थे। तो योगी जो अफसरशाही की सरकार चला रहे थे वहाँ पार्टी संगठन नहीं था, तो योगी सरकार चला रहे थे। अच्छी सरकार, बहुत बढ़िया काम किए यूपी में, लेकिन जनता तक जो पहुँच है सरकार की नहीं होती, संगठन की होती है। तो संगठन वहाँ भी नहीं था। तो जो यूपी में जो हार हुई है उसकी सबसे बड़ी वजह यही है दोस्तों कि जो कार्यकर्ता है, बीच में नेता है, जो पुल का काम करते हैं सरकार और जनता के बीच में, वो गायब थे। ये काम करना था पार्टी को, पार्टी के संगठन के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा को। जेपी नड्डा ने पार्टी को पूरी तरह से डुबो दिया। ना उन्होंने सोशल मीडिया में नज़र आए, ना सड़क पे नज़र आए, ना सरकार में कहीं नज़र आए। तो संगठन करके आ रहा था, ये जेपी नड्डा को बताना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया और बड़े रैंक हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई। तो दोस्तों सवाल तो उठता है कि जिस व्यक्ति ने संगठन का बर्बाद किया और पार्टी की जो परफॉर्मेंस है इसमें बहुत बड़ा हाथ जेपी नड्डा का है। दोस्तों मेरा कहना है कि आप खुद सोचिए कि पार्टी की इस हालत के लिए जिम्मेदार कौन है? अगर उसका अध्यक्ष नहीं है तो कौन जिम्मेदार है? दोस्तों दूसरे नेता हैं मनोहर लाल खट्टर, जिनको एक सरकार बनाकर दी मोदी जी ने। 2014 के लास्ट में जो हरियाणा में सरकार बनी थी वो किसी के नाम पर नहीं बनी थी, कोई चीफ मिनिस्टर के नाम पर नहीं बनी थी।
वो बनी थी मोदी जी के नाम पर, क्योंकि उस टाइम चीफ मिनिस्टर का नाम डिक्लेयर नहीं किया गया था। मोदी जी ने अपने नाम पर हरियाणा में वोट मांगे और बहुमत की सरकार बनी, और जो खट्टर जी हैं उनको चीफ मिनिस्टर बनाया गया। उन्होंने 5 साल सरकार को इस तरह चलाया कि 5 साल बाद बीजेपी को वहाँ बहुमत नहीं मिला, अल्पमत की सरकार बनानी पड़ी। वो जेजेपी के समर्थन से सरकार बनी, मतलब सरकार ने सही काम नहीं किया। वहाँ भी दोस्तों यही कमी थी कि जनता और सरकार के बीच में कनेक्शन नहीं था, अफसरशाही की सरकार चल रही थी, और जो कार्यकर्ता थे उनकी वैल्यू ख़त्म हो गई थी, वो कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। संगठन हरियाणा में गायब हो चुका था। सरकार अच्छी चल रही थी लेकिन संगठन नहीं था। इसके कारण दोस्तों बीजेपी को हरियाणा में अल्पमत की सरकार बनानी पड़ी। और जो 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं, पिछली बार 10 की 10 सीटें मिली थी, इस बार 5 सीटें गंवानी पड़ी हैं। नुकसान हुआ 5 सीटों का। और इसका इनाम किसको मिला? मनोहर लाल खट्टर को मिला। उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया मोदी की कैबिनेट में। दोस्तों बीजेपी से मेरा यही सवाल है कि इन दो नेताओं को किस चीज़ का इनाम दिया गया? इन्होंने ऐसा कौन सा कारनामा किया है? शिवराज सिंह चौहान को कैबिनेट में लिया गया है, मिनिस्टर बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने एमपी में 29 की 29 सीटें जीत कर दी है। उन्होंने दिखाया है कि परफॉर्म कैसे किया जाता है। तो शिवराज सिंह को कैबिनेट मिनिस्टर बनाना समझ आता है। वो बहुत ज़रूरी था कि जो व्यक्ति चीफ मिनिस्टर बन सकता था उसको हटाया गया, दूसरे को बना दिया गया। उसी ने सरकार बना कर दी, उसी को हटा दिया गया। लेकिन उन्होंने बिना कुछ कहे चुपचाप से हट गए और उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इनाम नहीं दिया गया। उन्होंने करके दिखाया तो बनाया गया। लेकिन इन्होंने क्या करके दिखाया? सवाल ये दोस्तों पैदा होता है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या विचार है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।